आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योग्राफी विद ऋषि जाट में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 राजनीति विज्ञान पाठ 4 जाति धर्म और लैंगिक मसले। पाठ सार लैंगिक विभाजन। लैंगिक असमानता सामाजिक असमानता का एक रूप है जो प्रत्येक स्थान पर दिखाई देता है। लैंगिक असमानता का आधार स्त्री व पुरुषों के विषय में प्रचलित रूढ़ छवियां तथा तयशुदा सामाजिक भूमिकाएं हैं, न कि उनकी जैविक बनावट। श्रम के लैंगिक विभाजन में औरतें घर के अंदर का काम जैसे खाना बनाना, सफाई करना, कपड़े धोना तथा बच्चों की देखरेख करना आदि कार्य करती है, जबकि मर्द घर के बाहर का काम करते हैं। नारीवाद महिलाओं के राजनीतिक तथा वैधानिक दर्जे को ऊंचा उठाने, उनके लिए शिक्षा और रोजगार के अवसरों को बढ़ाने की मांग करने वाले तथा उनके निजी व पारिवारिक जीवन में भी बराबरी की मांग करने वाले आंदोलनों को नारीवादी आंदोलन कहते हैं। लैंगिक विभाजन की राजनीतिक अभिव्यक्ति तथा इस प्रश्न पर राजनीतिक गोलबंदी ने सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भूमिका को बढ़ाने में सहायता की है। स्वीडन, नॉर्वे व फिनलैंड जैसे स्कैंडिनेवियाई देशों में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी का स्तर बहुत ऊंचा है। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात महिलाओं की स्थिति में बहुत सुधार आया है, लेकिन आज भी वे पुरुषों से बहुत पीछे है। भारतीय समाज आज भी पितृ प्रधान है। भारत में महिलाओं की साक्षरता दर 54%, जबकि पुरुषों की साक्षरता 76% है। नोट 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत में महिला साक्षरता 65.46% व पुरुष साक्षरता 82.14% है। राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है निर्वाचित संस्थाओं में महिलाओं के लिए कानूनी रूप से एक उचित हिस्सा तय कर देना। भारत में पंचायती राज के अंतर्गत कुछ ऐसी ही व्यवस्था की गई है। आज भारत के ग्रामीण तथा शहरी स्थानीय निकायों में 10 लाख से अधिक निर्वाचित महिलाएं हैं। धार्मिक विभाजन प्राय राजनीति के मैदान में अभिव्यक्त होता है। गांधी जी के मतानुसार धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। धर्म से उनका अभिप्राय हिंदू या इस्लाम जैसे धर्म से न होकर नैतिक मूल्य से था, जो सभी धर्मों से जुड़े हुए हैं। गांधी जी का मानना था कि राजनीति धर्म द्वारा स्थापित मूल्यों से निर्देशित होनी चाहिए। सांप्रदायिक राजनीति इस सोच पर आधारित होती है कि धर्म ही मुख्य रूप से सामाजिक समुदाय का निर्माण करता है। सांप्रदायिकता हमारे देश के लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती रही है। भारतीय संघ ने किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में स्वीकार नहीं किया है। जातीय विभाजन लिंग व धर्म के आधार पर विभाजन को समस्त विश्व में देखा जा सकता है, पर जाति पर आधारित विभाजन केवल भारतीय समाज में ही देखने को मिलता है। भारत में वर्ण व्यवस्था अन्य जाति समूहों से भेदभाव तथा उन्हें अपने से अलग मानने की धारणा पर आधारित है। भारतीय जनगणना में प्रत्येक 10 वर्ष पश्चात सभी नागरिकों के धर्म को भी दर्ज किया जाता है। जातीय राजनीति भारतीय संविधान में किसी भी प्रकार के जातिगत भेदभाव पर रोक लगाई गई है। भारत में सांप्रदायिकता की तरह जातिवाद भी इस मान्यता पर आधारित है कि जाति ही सामाजिक समुदाय के गठन का एक शब्दावली। श्रम का लैंगिक विभाजन श्रम के विभाजन का वह तरीका जिसमें घर के अंदर के समस्त कार्य परिवार की महिलाएं करती है, जबकि मर्द घर के बाहर का काम करते हैं। नारीवादी महिला और पुरुषों के समान अधिकारों व अवसरों में विश्वास करने वाली महिला या पुरुष। पितृ प्रधान इसका शाब्दिक अर्थ तो पिता का शासन है, पर इस शब्द का प्रयोग महिलाओं की तुलना में पुरुषों को अधिक महत्व, अधिक शक्ति देने वाली व्यवस्था के लिए किया जाता है। लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों के पीछे महिलाओं की संख्या लिंग अनुपात कहलाती है। पारिवारिक कानून विवाह, तलाक, गोद लेना, उत्तराधिकार जैसे परिवार से जुड़े मामलों से संबंधित कानून। हमारे देश में सभी धर्मों के लिए अलग अलग पारिवारिक कानून हैं। वर्ण व्यवस्था जाति समूहों का पदानुक्रम जिसमें एक जाति के लोग
प्रत्येक स्थिति में सामाजिक पायदान में सबसे ऊपर रहते हों, किसी जाति समूह के लोग क्रमागत के रूप में उसके नीचे रहेंगे। शहरीकरण, ग्रामीण क्षेत्रों से निकलकर लोगों को शहरों में बसना शहरीकरण कहलाता है। जातिवाद, विवाह कार्य तथा आहार के उद्देश्यों के लिए सामाजिक समूह में लोगों का संगठन जातिवाद कहलाता है। सांप्रदायिकता, सांप्रदायिकता समाज की वह स्थिति है जिसमें विभिन्न धार्मिक समूह अन्य समूहों पर अपनी श्रेष्ठता स्थापित करने का प्रयास करते हैं। सांप्रदायिक राजनीति, किसी एक धार्मिक समूह की सत्ता एवं वर्चस्व तथा अन्य समूह की अपेक्षा पर आधारित राजनीति को सांप्रदायिक राजनीति कहते हैं। धर्मनिरपेक्ष, सभी धर्मों को समान महत्व प्रदान करना। प्रश्नोत्तर। प्रश्न, समाज द्वारा स्त्री और पुरुष को दी गई असमान भूमिका क्या कहलाती है? उत्तर, लैंगिक विभाजन। प्रश्न, भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किन प्रतिनिधि संस्थाओं में है? उत्तर, पंचायती राज संस्थाओं में। प्रश्न, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत के किन राज्यों में लिंगानुपात 800 से भी कम है? उत्तर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और गुजरात। प्रश्न, स्थानीय सरकारों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है? उत्तर, 33%। प्रश्न, लिंगानुपात किसे कहते हैं? उत्तर, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। प्रश्न, धर्म को राजनीति से कभी भी अलग नहीं किया जा सकता, यह शब्द किसने कहे? उत्तर, महात्मा गांधी। प्रश्न, एक ऐसे समुदाय के लोग जो साधारणतया पहाड़ी और जंगली क्षेत्रों में रहते हैं, जिनका बाकी समाज से अधिक मेलजोल नहीं है, क्या कहते हैं? उत्तर, अनुसूचित जनजाति। प्रश्न, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें लोग ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर पलायन करते हैं? उत्तर, शहरीकरण। प्रश्न, जीवन में उन विभिन्न पहलुओं का जिक्र करें जिनमें भारत में स्त्रियों के साथ भेदभाव होता है। उत्तर, 1, महिलाओं के ऊपर पूरा घरेलू दायित्व। 2, पुरुषों का अत्यधिक नियंत्रण। 3, व्यवस्थापिकाओं में कम प्रतिनिधित्व। 4, कन्या भ्रूण हत्या। 5, स्त्री शिक्षा को कम महत्व। 6, पारिश्रमिक वितरण में असमानता। प्रश्न, जाति के आधार पर भारत में चुनावी नतीजे तय नहीं किए जा सकते, कारण लिखिए। उत्तर, मतदाताओं में जागरूकता, कई बार मतदाता जातीय भावना से ऊपर उठकर मतदान करते हैं। 2, मतदाताओं द्वारा अपने आर्थिक हितों और राजनीतिक दलों को प्राथमिकता। 3, किसी एक संसदीय क्षेत्र में किसी एक जाति के लोगों का बहुमत न होना। 4, मतदाताओं द्वारा विभिन्न आधारों पर मतदान करना। प्रश्न, भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाने वाले विभिन्न प्रावधान कौन से हैं? उत्तर, 1, भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं है। 2, भारत में सभी धर्मों को एक समान महत्व दिया गया है। 3, प्रत्येक नागरिक को अपनी इच्छा अनुसार किसी भी धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता है। 4, भारतीय संविधान धार्मिक भेदभाव को असंवैधानिक घोषित करता है। प्रश्न, भारत सरकार ने नारी असमानता को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए हैं? उत्तर, 1, दहेज को अवैध घोषित करना। 2, पारिवारिक संपत्तियों में स्त्री पुरुष को बराबर हक। 3, कन्या भ्रूण हत्या को कानूनन अपराध घोषित करना। 4, समान कार्य के लिए समान पारिश्रमिक का प्रावधान। 5, नारी शिक्षा पर विशेष जोर। 6, बेटी पढ़ाओ देश बढ़ाओ जैसी योजनाएं। प्रश्न, भारत में किस तरह अभी भी जातिगत असमानताएं जारी है? उत्तर, 1, आज भी हमारे देश में कुछ जातियों के साथ अछूतों जैसा बर्ताव किया जाता है।
2. आज भी अधिकतर लोग अपनी जाति या कबीले में विवाह करते हैं। 3. कुछ जातियां अधिक उन्नत है तो कुछ खास जातियां अत्यधिक पिछड़ी हुई। 4. कुछ जातियां अभी भी शोषण का शिकार हैं। चुनाव अथवा मंत्रिमंडल के गठन में जातीय समीकरण को ध्यान में रखा जाता है। प्रश्न, सांप्रदायिक राजनीति के विभिन्न रूपों का वर्णन करें। उत्तर 1. कट्टरपंथी विचारधारा वाले लोग। 2. धार्मिक आधार पर मतों का ध्रुवीकरण। 3. धर्म के आधार पर लोगों को चुनाव में प्रत्याशी घोषित करना। 4. सांप्रदायिक हिंसा और खून खराबा। 5. सांप्रदायिक दिशा में राजनीति की गतिशीलता। 6. सांप्रदायिकता के आधार पर राजनीतिक दलों का अलग अलग खेमों में बंट जाना। प्रश्न, नारीवादी आंदोलन किसे कहते हैं? इसकी विशेषताओं और प्रभाव को बताइए। उत्तर, महिलाओं के राजनीतिक और वैधानिक दर्जे को ऊंचा उठाने, उनके लिए शिक्षा और रोजगार के अवसरों को बढ़ाने की मांग, उनके व्यक्तिगत एवं पारिवारिक जीवन में बराबरी की मांग करने वाले आंदोलन को नारीवादी आंदोलन कहते हैं। विशेषताएं, ये आंदोलन महिलाओं के राजनीतिक अधिकार और सत्ता पर पकड़ की वकालत करता है। 2. इसमें महिलाओं को घर की चारदीवारी के भीतर कैद रखने और घर के सभी कामों का बोझ डालने का विरोध सम्मिलित है। 3. ये पितृसत्तात्मक परिवार को मातृ संतात्मक बनाने की ओर अग्रसर है। 4. महिलाओं की शिक्षा तथा देश के विभिन्न क्षेत्रों में उनके व्यवसाय, सेवा आदि का समर्थक है। 5. ये महिलाओं के हर प्रकार के शोषण का विरोध करता है। प्रश्न, भारत में स्वतंत्रता के उपरांत महिलाओं की स्थिति में कुछ सुधार हुए हैं, परंतु वे अभी भी पुरुषों से काफी पीछे हैं। इस कथन को विभिन्न तथ्यों से समझाइए। उत्तर 1. साक्षरता की दर। महिलाओं में साक्षरता की दर 65.46% है, जबकि पुरुषों में 82.14%। 2. ऊंचा वेतन और उच्च स्थिति के पद। इस क्षेत्र में पुरुष महिलाओं से बहुत आगे है। 3. असमान लिंग अनुपात। अभी भी प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 940 ही है। 4. घरेलू और सामाजिक उत्पीड़न आज भी जारी है। 5. जन प्रतिनिधि संस्थाओं में कम भागीदारी। 6. महिलाओं में पुरुषों की तुलना में आर्थिक आत्मनिर्भरता कम है। प्रश्न, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की विशेषताएं लिखिए। देश की आबादी में उनके प्रतिशत क्या है? उत्तर, अनुसूचित जातियां वे जातियां जो हिंदू सामाजिक व्यवस्था में उच्च जातियों से अलग और अछूत मानी जाती हैं, जो दलित के रूप में मानी जाती है तथा जिनका अपेक्षित विकास नहीं हुआ है। अनुसूचित जनजातियां ऐसा समुदाय जो साधारणतः पहाड़ी और जंगली क्षेत्रों में रहते हैं, जिनका बाकी समाज से अधिक मेलजोल नहीं है, साथ ही उनका विकास नहीं हुआ है। अनुसूचित जातियों का प्रतिशत 16.2% है तथा अनुसूचित जातियों का प्रतिशत 8.2% है। प्रश्न, भारत में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत कम है, कारण बताइए। उत्तर 1. महिलाओं में राजनीतिक जागरूकता का अभाव। 2. पुरुष अभी भी महिलाओं को आगे आने नहीं देते। 3. राजनीतिक दल महिलाओं को उनकी जनसंख्या के अनुपात में टिकट नहीं देते। 4. महिलाओं में शिक्षा का अभाव। प्रश्न, अगर एक सी सामाजिक असमानता एक के समूह में मौजूद हो तो फिर एक समूह के लोगों के लिए दूसरे समूह से अलग पहचान बनाना मुश्किल हो जाता है। उदाहरण देकर व्याख्या कीजिए। उत्तर 1. किसी एक मुद्दे पर कई समूहों के हित एक जैसे हो सकते हैं, जबकि किसी दूसरे मुद्दे पर उनके नजरिए में अंतर हो सकता है। 2. उत्तरी आयरलैंड और नीदरलैंड दोनों ही ईसाई बहुल देश है, लेकिन यहाँ के लोग प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक खेमे में बंटे हुए हैं। 3. उत्तरी आयरलैंड में वर्ग और धर्म में गहरी समानता है। वहाँ कैथोलिक समुदाय गरीब है और उनके साथ भेदभाव होता है। 4. नीदरलैंड में वर्ग और धर्म के बीच समानता नहीं है। वहाँ कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों ही अमीर एवं गरीब है। 5. उत्तरी आयरलैंड में दोनों ही समुदायों में भारी मारकाट चलती है, परंतु नीदरलैंड में ऐसा नहीं है।
प्रश्न, लैंगिक विभाजन की राजनीतिक अभिव्यक्ति और इस सवाल पर राजनीतिक गोलबंदी ने सार्वजनिक जीवन में किस प्रकार महिलाओं की भूमिका को बढ़ाने में मदद की है। उत्तर एक, आज विभिन्न पेशे में महिलाओं की भूमिका पहले से अधिक देखने को मिलती है, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, प्रबंधक आदि। दो, पहले उपयुक्त कामों के लिए महिलाओं को योग्य नहीं समझा जाता था। तीन, दुनिया के कुछ चुनिंदा देशों जैसे नॉर्वे, फिनलैंड आदि में महिलाओं की भागीदारी का स्तर ऊंचा है। चार, भारत में आज़ादी के बाद महिलाओं का प्रतिनिधित्व राजनीतिक एवं अन्य क्षेत्रों में बढ़ा है, परंतु अभी भी वे पुरुषों से काफी पीछे हैं। पाठ्य पुस्तक के प्रश्न। प्रश्न, जीवन के उन विभिन्न पहलुओं का जिक्र करें जिनमें भारत में स्त्रियों के साथ भेदभाव होता है या वे कमजोर स्थिति में होती हैं। उत्तर, हमारे देश में आज़ादी के बाद से महिलाओं की स्थिति में कुछ सुधार हुआ है, पर वे अभी भी पुरुषों से काफ़ी पीछे हैं। हमारा समाज अभी भी पितृ प्रधान है। औरतों के साथ अभी भी कई तरह के भेदभाव होते हैं। एक, महिलाओं में साक्षरता की दर अब भी मात्र 54% है, जबकि पुरुषों में 76%। स्कूल पास करने वाली लड़कियों की एक सीमित संख्या ही उन शिक्षा की ओर कदम बढ़ा पाती है। अभी भी माँ बाप अपने संसाधनों को लड़के लड़की दोनों पर बराबर खर्च करने की जगह लड़कों पर ज़्यादा खर्च करना पसंद करते हैं। नोट, 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता 65.46% और पुरुष साक्षरता 82.1% है। उच्च शिक्षा स्तर कम होने के कारण ऊंची तनख्वाह वाले और ऊंचे पदों पर पहुंचने वाली महिलाओं की संख्या बहुत ही कम है। भारत में स्त्रियां पुरुषों से अधिक काम करती हैं, किंतु अक्सर उनके काम को मूल्यवान नहीं माना जाता। तीन, काम के हर क्षेत्र में यानी खेल कूद की दुनिया से लेकर सिनेमा के संसार तक और कल कारखानों से लेकर खेत खलिहानों तक महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम मजदूरी मिलती है, भले ही दोनों ने समान काम किया हो। चार, भारत के अनेक हिस्सों में अभी भी लड़की को जन्म लेते ही मार दिया जाता है। अधिकांश परिवार लड़के की चाह रखते हैं, इस कारण लिंग अनुपात गिरकर प्रति 1000 लड़कों पर 940 रह गया है। 5, भारत में सार्वजनिक जीवन में खासकर राजनीति में महिलाओं की भूमिका नगण्य ही है। अभी भी महिलाओं को घर की चार दीवारी के भीतर ही रखा जाता है। महिलाओं के उत्पीड़न, शोषण और उन पर होने वाली हिंसा की खबरें हमें रोज पढ़ने को मिलती है। शहरी इलाके तो महिलाओं के लिए खास तौर से असुरक्षित है। वे अपने घरों में भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि वहां भी उन्हें मारपीट तथा अनेक तरह की घरेलू हिंसा झेलनी पड़ती है। प्रश्न 2, विभिन्न तरह की सांप्रदायिक राजनीति का ब्यौरा दें और साथ ही उदाहरण भी दें। उत्तर, सांप्रदायिकता राजनीति में अनेक रूप धारण करती है। एक, सांप्रदायिकता की सबसे आम अभिव्यक्ति रोजमर्रा के जीवन में ही दिखती है। इसमें धार्मिक पूर्वाग्रह, धार्मिक समुदाय के बारे में बनी बनाई धारणाएं और एक धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ मानने की मान्यताएं शामिल हैं। 2, सांप्रदायिक भावना वाले धार्मिक समुदाय राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करना चाहते हैं। इसके लिए धर्म के आधार पर राजनीतिक दलों का गठन किया जाता है तथा फिर धीरे धीरे धर्म पर आधारित अलग राज्य की मांग करके देश की एकता को नुकसान पहुंचाया जाता है। जैसे भारत में अकाली दल, हिंदू महासभा आदि दल धर्म के आधार पर बनाए गए। धर्म के आधार पर सिखों की खालिस्तान की मांग इसका उदाहरण है। 3, सांप्रदायिक आधार पर राजनीतिक दलों द्वारा धर्म और राजनीति का मिश्रण किया जाता है। राजनीतिक दलों द्वारा अधिक वोट प्राप्त करने के लिए लोगों की धार्मिक भावनाओं को भड़काया जाता है। जैसे भारत में AIMIM, ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा धर्म के नाम पर वोट हासिल करने की कोशिश करती है। राम मंदिर का मुद्दा इसका उदाहरण है। 4, कई बार सांप्रदायिकता सबसे गंदा रूप लेकर संप्रदाय के आधार पर हिंसा, दंगा और नरसंहार कराती है। विभाजन के समय भारत और पाकिस्तान में भयानक सांप्रदायिक दंगे हुए। आज़ादी के बाद भी बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा हुई है। 1984 के कांग्रेस सिख दंगे इसका प्रमुख उदाहरण है। प्रश्न 3, बताइए कि भारत में किस तरह अभी भी जातिगत असमानताएं जारी है। उत्तर, आधुनिक भारत में जाति की संरचना और जाति व्यवस्था में भारी बदलाव आया है, किंतु फिर भी समकालीन भारत से जाति प्रथा विदा नहीं हुई है।
जातिगत असमानता के कुछ पुराने पहलू अभी भी बरकरार है। एक, अभी भी ज़्यादातर लोग अपनी जाति या कबीले में ही शादी करते हैं। दो, संवैधानिक प्रावधान के बावजूद छुआछूत की प्रथा अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। तीन, जाति व्यवस्था के अंतर्गत कुछ जातियां लाभ की स्थिति में रही है तथा कुछ जातियों को दबाकर रखा गया है। इसका प्रभाव आज भी नजर आता है, यानी ऊंची जाति के लोगों की आर्थिक स्थिति सबसे अच्छी है, वे दलित तथा आदिवासियों की आर्थिक स्थिति ज्यादा खराब है। चार, हर जाति में गरीब लोग हैं, पर गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर करने वालों में अधिक संख्या निचली जातियों के लोगों की है। ऊंची जातियों में गरीबी का प्रतिशत सबसे कम है। पाँच, आज भी सभी जातियों में अमीर लोग हैं, पर यहाँ भी ऊंची जाति वालों का अनुपात बहुत ज़्यादा है और निचली जातियों का बहुत कम। छः, जो जातियाँ पहले से ही शिक्षा के क्षेत्र में आगे थी, आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में भी उन्हीं का बोलबाला है। जिन जातियों को पहले शिक्षा से वंचित रखा जाता था, उनके सदस्य अभी भी पिछड़े हुए हैं। आज भी जाति आर्थिक हैसियत के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि अभी भी जातिगत असमानताएं जारी है। प्रश्न 4, दो कारण बताइए कि क्यों सिर्फ जाति के आधार पर भारत में चुनावी नतीजे तय नहीं हो सकते। उत्तर, भारत में जाति व्यवस्था भी धर्म की तरह चुनाव को प्रभावित करती है, किंतु केवल जाति के आधार पर ही चुनावी नतीजे तय नहीं हो सकते। एक, देश के किसी भी एक संसदीय चुनाव क्षेत्र में किसी एक जाति के लोगों का बहुमत नहीं है, इसलिए हर पार्टी और उम्मीदवार को चुनाव जीतने के लिए एक जाति और समुदाय से ज़्यादा लोगों का भरोसा हासिल करना होता है। दो, कोई भी पार्टी किसी एक जाति या समुदाय के सभी लोगों का वोट हासिल नहीं कर सकती। जब लोग किसी जाति विशेष को किसी एक पार्टी का वोट बैंक कहते हैं, तो इसका मतलब यह होता है कि उस जाति के ज़्यादातर लोग उसी पार्टी को वोट देते हैं। इस प्रकार चुनाव में जाति की भूमिका महत्वपूर्ण तो होती है, किंतु दूसरे कारण भी महत्वपूर्ण होते हैं। मतदाताओं का लगाव जाति के साथ साथ राजनीतिक दलों से भी होता है। सरकार के कामकाज के बारे में लोगों की राय और नेताओं की लोकप्रियता का चुनाव पर निर्णायक असर होता है। प्रश्न 5, भारत की विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है। उत्तर, भारत की विधायिकाओं में महिला प्रतिनिधियों का अनुपात बहुत ही कम है। जैसे लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या कुल सांसदों की 10% भी नहीं है। राज्यों की विधानसभाओं में उनका प्रतिनिधित्व 5% से भी कम है। इस मामले में भारत दुनिया के अन्य देशों से बहुत नीचे है। भारत अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के कई देशों से पीछे है। कभी कभार कोई महिला प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बन भी जाए तो मंत्रिमंडलों में पुरुषों का ही वर्चस्व रहा है। प्रश्न, किन्हीं दो प्रावधानों का जिक्र करें जो भारत को धर्मनिरपेक्ष देश बनाते हैं। उत्तर, संविधान निर्माताओं ने सांप्रदायिकता से निपटने के लिए भारत के लिए धर्मनिरपेक्ष शासन का मॉडल चुना। इसके लिए संविधान में महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए। एक, भारतीय राज्य ने किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में अंगीकार नहीं किया है। श्रीलंका में बौद्ध धर्म, पाकिस्तान में इस्लाम और इंग्लैंड में ईसाई धर्म का जो दर्जा रहा है, उसके विपरीत भारत का संविधान किसी धर्म को विशेष दर्जा नहीं देता। संविधान सभी नागरिकों को किसी भी धर्म का पालन करने और प्रचार प्रसार करने की आज़ादी देता है। 3, संविधान धर्म के आधार पर किए जाने वाले किसी भी तरह के भेदभाव को अवैधानिक घोषित करता है। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें।